आज हम जो है कि पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर जो है कि 11 इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहला जो इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं, यानी कि जो है कि विद्युत धारा कहते किसे हैं, तो इसे जो है कि आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। वेयर क्यू क्या है, वेयर क्यू इज़ चार्ज, जहाँ क्यू क्या चीज़ को दर्शाता है, चार्ज को दर्शाता है। ठीक है, चार्ज को दर्शाता है। टी हमारा क्या हो गया, टाइम, जो सेकेंड में रहता है, ये भी ध्यान रखना है। और आई जो हो गया हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। और इसको जो है कि हम लोग एम्पेयर से जो है डिनोट करते हैं। एम्पेयर इसका जो है कि ऐसा यूनिट हो गया। और यहाँ पर यदि हम आवेश का जो है कि बात करते हैं क्यू का, तो इसको जो है कि क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, कूलम से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा कहते किसे हैं, तो किसी चालक में, है ना, किसी जो है सर्किट में जो है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। और ये आवेश होता क्या है, क्यों होता क्या है, तो ये एक्चुअली में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रॉन के दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए ठीक है। अब जो है कि ये एक बात ध्यान रखना है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू करेंट, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं दूसरे शब्द में। चलिए अब ये ध्यान रखना है। अब जो है कि ये हमारा एक जो है सर्किट दिया हुआ है, और ये सर्किट जो है कि इसमें आपका जो है कि बैटरी लगा हुआ है, स्विचेज लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, एमीटर लगा हुआ है। लोड में जो है कि कुछ भी हम ले सकते हैं, बल्ब या फ़ैन या कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए एक बात यहाँ से जो है कि ध्यान रखना है, हमारा जो करंट जो होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है कि बढ़ता है, यानी कि पॉजिटिव। क्योंकि हमारा जो भी विद्युत धारा होता है, आप जानते हैं उसमें जो है कि क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो जो करंट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से जो है निगेटिव चार्ज की ओर आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, निगेटिव से जो है कि क्या जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। यानी कि हम ये दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो विद्युत धारा होगा, यानी आई जो होगा, वह क्या होगा, तो क्यू यानी कि जो होगा ये आपका इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, ठीक अपोजिट होगा, कह सकते हैं, है ना। क्योंकि आपका जो विद्युत धारा होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बहता है, और आपका जो होता है करंट जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में बहता है, पॉजिटिव से निगेटिव। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब जो है कि हमसे और जो है कि क्या सवाल पूछा जाता है, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपका एम्पियर होता है, ठीक है, आपका जो एम्पियर होता है, तो एक एम्पियर बराबर क्या होता है, तो एक एम्पियर का जो मान होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है ना। यानी कि एक एम्पियर का जो मान होता है 6.25 इंटू 10⁻18 एम्पियर होता है, 18 जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बात जो है कि ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो 18 कहाँ से आया, जो है इसको हम निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब चलिए ये जो हमारा क्या हो गया, करा एक एम्पियर का मान क्या हमने बताया अभी आपको, कि एक एम्पियर का जो मान होता है ये जो होता है कितना होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब ये जो है कि वैल्यू कहाँ से आया हमारा, तो इसको जो हम निकाल सकते हैं किस तरफ से, जो हमने आपको बताया क्या कि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। और क्यू को हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू एन जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, और ये ई हो गया आवेश, अब एटम में टी हो गया। और आपको पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो है कि वैल्यू क्या हो जाता है आपका, इसका जो हो जाता है वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है ना। तो ये इसको जो है कि अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से जो है कि आपका n की जगह हम क्या दे दिए, 1 दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये जो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। ये आपको जो है कि बेसिकली हमने बता दिया कि 6.25 जो है वैल्यू कहाँ से आता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ और जो है कि अब बात करते हैं जो करंट का जो है फ्लो है ना, यहाँ पर जो होता है ये आपका क्या होता है, जैसे अगर हम बात किया जाए यहाँ पर आपको क्या है, ये आपका एमीटर है और ये आपका क्या है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ से जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वोल्ट मीटर जो होता है, ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्ट मीटर क्या होता है, तो आपको पैरेलल में जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। आपका ये जो होता है पैरेलल में होता है, और जबकि एमीटर होता है ये हमारा क्या चीज़ में जुड़ा होता है, तो सीरीज़ में जुड़ा होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं वो सारे भी क्या चीज़ में जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एमीटर जो होता है, हमारा एमीटर जो होता है सर्किट में किस में जुड़ा होता है, तो सीरीज़ में जुड़ा होता है। और यहाँ से कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एमीटर होता है, तो आइडियल एमीटर किसको, आइडियल जो एमीटर होता है वह कब कहलाएगा आइडियल एमीटर, तो जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। यानी कहने का ये मतलब हुआ आइडियल एमीटर तभी कहलाएगा, कोई भी एमीटर सर्किट में जुड़ा हुआ है तो उसको हम आइडियल एमीटर तब कहेंगे जब उसका जो है कि रेजिस्टेंस क्या हो, आर क्या हो, इसका आर जो हो 0 हो। क्योंकि आप सोचिए जब किसी भी सर्किट में जितना जो है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कम करेंगे उतना ज़्यादा जो है क्या होगा, आप जो है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कि प्रोड्यूस होगा सर्किट में, है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए जो है कि रेजिस्टेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए या नेग्लिजिबल होना चाहिए, तब वो हमारा क्या होगा, आइडियल एमीटर कहलाएगा। क्योंकि और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि एमीटर होता क्या है एक्चुअली में, तो एमीटर जो होता है क्या करता है, एम्पियर यानी कि करंट को मापता है ना। वोल्ट मीटर क्या चीज़ को मापता है, तो आपको जो है पता होगा विद्युत धारा, वोल्ट मीटर जो है वोल्ट को मापता है ना, यानी कि विभव को मापता है। तो ये जो है कि आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज को मापता है वोल्ट मीटर। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि एमीटर जो हो गया हमारा आइडियल एमीटर कहलाएगा जब उसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। और आइडियल वोल्ट मीटर क्या होगा, तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है इसका क्या होता है, इन्फिनिट होता है, ये ध्यान रखना है। यदि आइडियल वोल्ट मीटर बोला जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिट होगा। यदि आपसे एमीटर आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा जाए तो वहाँ पर जो हो जाता है उसका वैल्यू 0 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए कुछ जो और बातें कर लेते हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस, है ना, करंट का जो फ्लो को कम करता है, कौन कम करता है, तो रेजिस्टेंस करता है। यहाँ से जैसे आया बात रेजिस्टेंस का, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो हमारे सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पर जो स्विचेज है, यहाँ पर मान लीजिए हम क्या लगा दिए, रेजिस्टेंस लगा दिए, है ना। ये प्रतिरोध का जो होता है काम क्या होता है, तो बेसिकली काम क्या होता है, वह जो होता है धारा जो सर्किट में प्रवाहित हो रहा है उसको कम करेगा, है ना, उसके वैल्यू को क्या करता है, कम करता है, तो रेजिस्टेंस। और यहाँ से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, यानी ऐसा यूनिट जो होता है क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम इस तरह से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ जो रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस का जो है ठीक उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस के ठीक उल्टा जो होता है हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, ये भी ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस के ठीक उल्टा क्या होता है हमारा, कंडक्टेंस, चालकता। ठीक है, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कंडक्टेंस जो होगा क्या होगा, या रेजिस्टेंस जो होगा हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, कंडक्टेंस का, लिख सकते हैं ना। हाँ, अब ध्यान रखना, कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है इसका तो ओम हो गया रेजिस्टेंस का, लेकिन यदि आपसे पूछ दे कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है, तो महो होता है ना, क्या होता है, महो, महो होता है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओम इन्वर्स बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप सोचिए ना कि जो जैसे कि हम रेजिस्टेंस को जो है ऐसा यूनिट ओम है, और ये जो है आपका कंडक्टेंस जो है ठीक उसका अपोजिट है, तो हम उसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते, ओम इन्वर्स लिख सकते हैं ना। तो कंडक्टेंस का जो हो जाएगा हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाएगा।
और इसको जो है दूसरे क्या इसका एक और यूनिट भी होता है, क्या होता है वो साइमन। ये भी ध्यान रखना, इसका एक और यूनिट होता है कंडक्टेंस का, साइमन। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए कुछ और जो है कि इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए रेजिस्टेंस जो होता है हमारा किस पर डिपेंड करता है, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है वह किन किन फैक्टर्स पर जो है कि डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस यदि बात कर लिया, मान के चलिए जो है कि कोई भी हम मान लीजिए जो है कि कोई वायर ले लिए, ठीक है, कोई वायर ले लिए, ठीक है। अब इसमें से जो है कि प्रवाहित होने वाला जो धारा है, ये इससे जो है कि करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि जो आपका रेजिस्टेंस कब होगा, यदि हम इसका जो है तार का जो इसका जो ये वाला है ना, ये वाला, यदि हम इसका जो है कि एरिया बोले या इसको जो है कि मोटाई बोले, है ना, यदि इसको हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा ना। या किसी भी वायर को जो है कि यदि मान के चलिए उसका बढ़ा दीजिएगा, है ना, मोटाई या उसका एरिया को बढ़ा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना। और तार की लंबाई जो होता है बढ़ने पर वो क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये बात को भी ध्यान रखना है। और यदि हम तार का जो लेंथ है, मान के चलिए तार का लेंथ जो है कि बढ़ा दिए, ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि लेंथ का जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है हमारा रेजिस्टेंस, यानी लेंथ का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या है, इसको हम ऐसे फार्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं, जो ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A होता है। ठीक है, यहाँ पर L क्या हो गया, लेंथ हो गया, A हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। तो समझना है कि रेजिस्टेंस, जैसे हम रेजिस्टेंस यानी कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में जो है कि हम यदि किसी वायर, मान लीजिए वायर लिए हुए, तो वायर का यदि हम लेंथ बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और यदि हमारा जो है कि वायर का लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन वहीं पर यदि हम ये इसका जो एरिया होता है इसका ठीक उल्टा काम करता है, यानी कि आप जो है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और रेजिस्टेंस जो है कि आपका क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो एरिया आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसका ये मतलब हुआ। तो ये आपका फार्मूला भी ध्यान रखना, ये डायरेक्ट फार्मूला के रूप में जो है पूछा जाता है आपका। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है आपका क्या, L/A का होता है। तो ये इससे जो है कि आपका ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब और बात करते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि जो आपका जो होता है ना, गुड कंडक्टर के रूप में जो होता है आपका क्या होता है, सिल्वर वायर का यूज़ किया जाता है। मतलब वो जो होता है गुड कंडक्टर के रूप में। ऐसे तो कंडक्टर के रूप में तो बहुत सारा जो है कि हम लोग जो है कॉपर का यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो माना जाता है क्या होता है, सिल्वर होता है। लेकिन सिल्वर को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका भी जो है कि आपका क्या है, 4 रीज़न दिया हुआ है, बहुत सारा उसमें जो है कि आपका उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे फर्स्ट में आप उसका जो है अगर हम बात करते हैं तो जो है कि क्या होता है, आपको वो एक्सट्रीमली कॉस्टली होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम महंगा होता है। दूसरा उसका जो हो जाता है क्या रीज़न, कि सिल्वर को इसलिए भी हम यूज़ नहीं करते हैं कि वह जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जब उसको जो है कि ऑक्सीजन वह बहुत जो हाईली रिएक्टिव होता है, जब उसको हवा में लाया जाता है तो हवा में जो आने पर जो होता है ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ जो होता है ना तेज़ी से रिएक्ट करता है। सिल्वर का हम बात कर रहे हैं ना, सिल्वर का बात करें तो ऑक्सीजन और जो है कि सल्फ़र से बहुत तेज़ी रिएक्ट करेगा, और जिसके कारण जो है देखते होंगे कि सिल्वर जो होता है, चांदी क्या होता है, काला पड़ जाता है। आप ऐसे भी सुनते होंगे कि जो होता है कि जो चांदी का जो होता है पायल वगैरह होता है तो देखते होंगे जो है कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो वो जो काला पड़ जाता है ना, उसी के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण, और जिससे क्या हो जाएगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है समय के अनुसार जो उसमें जो होगा विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी उसका एक रीज़न हो जाता है। एक और भी रीज़न होता है, एक और रीज़न क्या होता है उसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, मतलब। और आपको देखते हो कि जो विद्युत धारा जो है कि लंबी दूरी को जो है कि लेकर जाने के लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो भी होगा। तो वो जो है कि एक इसका प्रॉपर्टी हो जाता है। और एक और इसका जो है रीज़न हो जाता है क्या, अवेलेबिलिटी, मतलब आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकता है। और ये जो है नेचर में जो है ना बहुत ही लिमिटेड है। सिल्वर जो होता है बहुत ही क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। बेसिकली 4 रीज़न जो होते हैं जिसके कारण हम लोग जो सिल्वर को यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसी कारण। और उसके जगह जो है हम लोग कॉपर की यूज़ करते हैं। कॉपर भी जो है कि
अच्छा होता है, माना जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। लेकिन जो है कि उससे सिल्वर से मात्र लगभग जो है 5 से 6% जो होता है उससे कम होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे अभी हम बात कर लेते हैं किसका, तो कह रहा है कि जैसे आपको एमीटर के बारे में हमने जो है कि बात कर लिया आपसे, वोल्ट मीटर के बारे में जो है हमने बात कर लिया। अब जो है हम कुछ और जो है कि बात करते हैं क्या, जैसे पावर के बारे में बात करते हैं। पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, उससे जो है कि उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ जो है कि आपको न्यूमेरिकल्स भी हम जो है कि सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए, पावर यदि हम बात करते हैं तो पावर क्या होता है। पावर को जो है कि पी से डिनोट किया जाता है। तो इसका जो होता है फॉर्मूला V/I, ठीक है। V जो हो गया आपका वोल्ट हो गया, और I आपका क्या हो गया, करंट हो गया। इसका एक और क्या होता है फॉर्मूला, I² × R होता है। एक और जो होता है फॉर्मूला के रूप में इसको जाना जाता है W/T। तो ये ध्यान रखना है कि पावर जो हो जाता है, जिसको शक्ति बोलते हैं, करे पावर का जो है कि 3 फार्मूला जो होता है यूज़ किया जाता है। और वो ये न्यूमेरिकल के रूप में जो है कि बहुत यूज़ होता है। जैसे मान के चलिए कहीं पर जो है कि वोल्ट दिया हुआ रहेगा और I दिया हुआ रहेगा, पावर पूछ लेगा, या फिर I दिया हुआ रहेगा, वोल्ट दिया हुआ, 3 में से किसी 2 का वैल्यू देगा, एक का वैल्यू जो है पूछ लेगा। कहीं पर जो है रेजिस्टेंस और जो है कि I का मान देगा तो भी आप पावर निकाल सकते हैं। कहीं पर W और T का मान दे देगा तो भी आप पावर निकाल सकते हैं। तो ये जो है कि ये फार्मूला जो है तीनों आपको न्यूमेरिकल के रूप में यूज होता है, और इसको याद रखना है। और इसका अगर हम पावर का यूनिट का SI यूनिट का बात कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वाट होता है, शक्ति। उसी तरह से जो है कि यदि हम बात करते हैं एनर्जी का, तो एनर्जी का आपका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है P/T, और एक हो जाता है, एक और हो जाता है आपका W/T। और यदि मान के चलिए जो है कि यदि हम इसको जो है कि टाइम से जो है कि क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, W ही बच जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी जो हो जाता है आपका W के बराबर हो जाता है, E जो हो जाता है W के बराबर। और एनर्जी का जो यदि हम SI यूनिट का बात करते हैं तो क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी का SI यूनिट जूल, और यहीं पर पावर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। तो चलिए जो है कि हम आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ और जो है कि इससे रिलेटेड हम जो है कि इस सर्किट से रिलेटेड कुछ जो है कि बात कर लेते हैं। जैसे है ना, कह रहा है कि जैसे हम आपको अभी क्या बताएं कि आपका सिल्वर के बारे में बताया, जो क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, सबसे बेहतर माना जाता है ना। दूसरे में आ जाता है आपका कॉपर वगैरह, उसके बाद आपका आ जाता है एल्युमिनियम वगैरह। तो उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन होता है हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, कभी मूव नहीं करता है। और कंडक्टर में जो होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो हम लोग देखते होंगे ना कि लोहा वगैरह जो है, इसको हम आगे जो है कि एक पिक्चर के थ्रू जो है और भी समझाने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा बता देते हैं जिसको सुनिए। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में, हम आपको शुरुआत में ही बताया ना कि आपको जो ये क्या होता है, जो यहाँ से जो पॉजिटिव जो हमारा करंट होता है, ये क्या होता है, करंट जो होता है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जो है फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है फ्लो करता है। वहीं पर इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा किधर फ्लो करता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कंडक्टर में जो होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना है। और कंडक्टर जो होता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, तो कौन कौन सा एग्जाम्पल, लोहा वगैरह हो गया ना, Fe वगैरह जो हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम्स वगैरह, ये सभी जो हो जाता है आपका क्या कंडक्टर हो गया। तो इसमें जो है कि फ़्लो कर सकता है, ये बात को जो है कि ध्यान रखना है। और इंसुलेटर तो आप जानते होंगे, तो इसको जो है हम आगे भी एक पिक्चर के थ्रू जो है कि समझाते हैं। चलिए, ये जो है बेसिकली अब क्या है, जैसे हम बात करते हैं किसी हमारे घर में जो होता है आपका, ये जो है आपका वोल्टेज है, ठीक है। तो हमारा जो करंट आता है, जो करंट का जो फ्लो होता है हमारे घर तक, जो करंट आता है सर्किट के में, तो वो किसकी मदद से आता है, वोल्टेज के थ्रू आता है। यानी वोल्टेज आने का जो है काम होता है, वोल्टेज जो है प्रवाहित होता है ना। यानी जितना ज़्यादा जो है वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, करंट होगा। वोल्टेज कम होगा, करंट भी कम होगा। और ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो होता है आपको पता है क्या होता है, प्रतिरोध जो क्या करता है, इसका बेसिकली काम होता है कि जो किसी भी सर्किट में प्रवाहित हो रहा जो है धारा है, उसके मान को क्या करना है, कम करना है। तो ये जो है कि ध्यान रखना है।
अब देखिए, अब जो है क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दिया होगा आपका, कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ये कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम आपको बताएं कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है फ्लो करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के रूप में, है ना, और कर रहा है राउंड सर्किट के रूप में, कोई भी हो तो उसको जो है कि फ़्लो करेगा। यानी कि प्रोटॉन जिस तरह फ्लो होंगे, करंट भी जो है कि उधर ही फ्लो होगा। हम आपको शुरुआत में आपको क्या बताए थे कि जो करंट जो है फ़्लो कर रहा है ना, तो जो होता है आपका करंट जो फ़्लो करता है किधर की तरफ, जैसे हम आपको बताए थे क्या कि करंट जो है फ़्लो करता है पॉजिटिव से निगेटिव। तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो किसको डिनोट करता है, प्रोटॉन को करता है या नहीं करता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है कि आपको उस डायरेक्शन में बहता है जिधर आपका करंट फ़्लो करता है, और निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव चार्ज जो है आपको क्या चीज़ को डिनोट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। यानी कि तो ये वही चीज़ जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोटॉन जिस तरफ फ्लो होगा करंट भी उसी तरफ, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये तो आप पढ़े होंगे, है ना। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होगा करंट उसकी तरफ उसके जो है कि उल्टे तरफ फ्लो होगा, बिल्कुल, है ना। जैसे कि हम आपको पीछे बताएं कि जैसे इधर आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में, और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यानी एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है ना। वही जो है कि लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इधर जो है आपका क्या हो रहा है, बैटरी या बैटरी से जो है करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और ये निगेटिव जो है कि इधर चाह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब आते हैं, देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर। आपको बताया कंडक्टर जो हो जाता है क्या होता है, गुड कंडक्टर और मतलब कंडक्टर मतलब चालक, सुचालक, यानी जो जिसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। इंसुलेटर जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी जिसको कुचालक बोला जाता है। तो ये जो है कि आपको वही ध्यान रखना, करें कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, और यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा इंसुलेटर हो जाएगा, तो इंसुलेटर हो जाएगा। तो इंसुलेटर से जो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता, ये तो कॉमन सी बात है। जैसे हम बात कर लेंगे क्या, लकड़ी, तो लकड़ी से क्या, वुड्स वगैरह से क्या होगा, आपका जो है कि करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, तो इस कारण से जो नहीं होगा फ्लो। और यदि हम बात कर लेंगे किसका, कंडक्टर में, तो कंडक्टर में जैसे कि कॉपर वगैरह का ले लेते हैं एग्जाम्पल, है ना, लोहा वगैरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एलुमिनियम वगैरह, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें जो है करंट फ्लो होगा। अब जो है इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि इसको एक और थोड़ा सा समझना है डिटेल में थोड़ा सा। जो जैसे हम बात करते हैं, आपने सुना होगा जो है सोडियम है ना, Na, तो ये जो आपका इसका जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है ना। तो एटॉमिक नंबर यदि इसको जो हम इसको लिखते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं, 2 है ना, 2, 8 और 1 लिख सकते हैं। यानी इसका जो है बाहरी कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 होता है। अब ये जो 1 होता है तो ये अपना स्टेबल होने के लिए कितना चाहेगा, यानी कि 1 दे करके जो है क्या हो जाएगा, या स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो है क्या कर देगा, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो वही तो बोल रहा है कि आपका जितने भी आपका जो कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है कि फ़्लो करते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो भी होता है इलेक्ट्रॉन फ़्लो करने का काम करता है, जिस कारण से जो होता है कि आपका ये सभी जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, आया बात समझ में। तो वही जो है कि जितने भी रहेंगे इसके बाद, जैसे बाहरी कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन से इसको ये चाहेगा स्टेबल होने के लिए, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। लेकिन हम जो है कि, और यदि हम फ्लोरीन का बात कर लेंगे जो 9 होता है, तो क्या जो 7 होता है, क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये जो इस कारण से अब जो है कि बात करते हैं AC और DC। चलिए देखिए AC और DC। अब कह रहा है ये क्या दिया हुआ है, आपका कह रहा है डायरेक्शन जो है और मैग्नीट्यूड हमेशा बदलता रहता है। AC का अगर हम बात कर लेते हैं, जिसका होता है क्या, AC को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, DC को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना। तो AC और DC में यदि जो है कि मेजर जो डिफरेंस होता है तो उसका ये होता है कि AC जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग जो होता है ना, उसमें जो है कि धारा का मान जो है समय के अनुसार बदलते रहता है, और उसमें जो है डायरेक्शन भी बदलता है। धारा का मान भी बदलता है, यानी मैग्नीट्यूड भी बदलता है, और उसका डायरेक्शन भी बदलता है। किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। लेकिन जो यदि हम बात कर लेते हैं DC का,
तो उसमें जो होता है कि ना तो उसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना ही उसमें जो है आपका डायरेक्शन चेंज होता है। वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और उसका जो भी वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड जो भी वैल्यू होगा, वो जो है परिमाण उस कभी नहीं बदलेगा। यानी 220 वोल्ट है तो कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे मान के चलिए बैटरी से जो है कि यदि मान के चलो कि 110 वोल्ट का जो है कि 220 वोल्ट का जो है कि करंट निकल रहा है ना, 220 वोल्ट का करंट निकल रहा है बैटरी से, तो ये हमेशा जो है क्या होगा, 220 वोल्ट ही करंट लगेगा, निकलेगा, कभी जो है कि 220 वोल्ट से कम नहीं निकलेगा। लेकिन यदि हम अल्टरनेटिंग करंट का बात करते हैं तो आप देखते होंगे घर में कभी कभी जो होता है बिजली क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि वोल्टेज कम हो जाता है। कहते हैं कि वोल्टेज कम आया है, इसका क्या मतलब है, जो 220 वोल्ट ना आ करके क्या हो गया, हो सकता है वो 200 वोल्ट पर ही आया होगा करंट हमारे घर में सर्किट में, तो ये होता है। तो और जबकि बैटरी में क्या होता है, हमेशा जो होता है जितना उसके पास करंट रहता है वो सारा दे देता है, वो कभी कम ज़्यादा करके नहीं देता। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है कम होता है और इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, आपका जो है कि डायरेक्शन है, यानी इसको जो है कि और यहाँ से यहाँ तक जो होता है आपका क्या है, इसको वन साइकिल बोला जाता है। ये ध्यान रखना है इसको, यहाँ से जो आया ना, यहाँ से जो शुरुआत हुआ करंट का और यहाँ से जो यहाँ तक गया है, तो इसको जो है कि वन साइकिल कंप्लीट बोलते हैं, यानी एक साइकिल बोला जाता है। और ये जो यहाँ से फिर यहाँ से आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, लगभग जो है कि 1 सेकंड में इतना जो है कि डायरेक्शन को जो है कि ऊपर नीचे करके जो है चेंज करता है, बदलता रहता है, इसका वैल्यू जो है बदलता रहता है। ये उसी को जो है कि दर्शाया जाता है। और आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया में, या हम कह सकते हैं हमारे जो है कि हमारे घरों में जो होता है लगभग जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज़ होता है। ये बात भी ध्यान रखना है। एसी में होता है, और ये भी ध्यान रखना है कि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। डीसी में ना कोई फ्रीक्वेंसी होता है, ना कोई एम्पलीट्यूड का मान बदलता है, ना कोई डायरेक्शन होता है, मतलब ना कोई डायरेक्शन बदलता है। ये सारा जो है कि डीसी की बात कर रहे हैं, दोनों में भी जो है कि मेजर डिफरेंस, ये ध्यान रखना है। अब जो है कि ये भी ध्यान रखना कि जो एसी और डीसी में जो ज़्यादा जो हमारे लिए ख़तरा होता है वो क्या होता है, एसी होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है जिससे करंट लगने पर जो है हमारे लिए ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि वो जो है सीधे हमारे हार्ट पर जो है कि अटैक करता है। लगभग जो है कि 50 से 60 हर्ट्ज़ जो जिसका वैल्यू उसके बराबर हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे हार्ट बीट का जो है तालमेल गड़बड़ा जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, सीधे हमारा डेथ हो जाता है। ये बात भी ध्यान रखना है। तो अल्टरनेटिंग करंट हमारे लिए ज़्यादा डेंजर होता है कंपैरिजन दैन डीसी। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पीसीबी। पीसीबी जो होता है, पीसीबी होता है क्या है, जिसको बोला जाता है, आप लोग देखते होंगे ना, पीसीबी जो होता है आपका जिन उपकरणों में पीसीबी सर्किट उपयोग होता है और कि वो डीसी करंट पर काम करता है। ये बात ध्यान रखना है। जो पीसीबी जो होता है, बोर्ड सर्किट जितने भी होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ये सारे का जो भी आपके अंदर का जो भी चिप वगैरह हो गया, सीपीयू का मदरबोर्ड वगैरह हो गया, तो वो सारे जो होते हैं पीसीबी सर्किट का उपयोग होता है। और जो है होता है वो हमेशा क्या, वो डीसी करंट का उपयोग करता है। ये बात भी ध्यान रखना है। और हमारे घर में जो है कि जितने भी अधिकांशतः जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, है ना, हमारे घर में जितने भी आपका इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हो जाते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं आपके डीसी में जो होते हैं काम करते हैं, यानी डीसी पर ही काम करता है। तो जो बात आता है कि डीसी पर जब काम करता है, तो इतने, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, मोबाइल का चार्जर, ठीक है, जिसका कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आपका 20 वोल्ट है ना, आपका जो है कि 10 वोल्ट। हमारे मोबाइल का बैटरी कितना होता है, पीछे आप लोग देखे होंगे कि उसमें लिखा रहता है 4 से 5 वोल्ट, 6 वोल्ट इतना रहता है, मुश्किल से 3.7 भी रहता है ना। और उतने बड़े करंट हमारे जो घर में आ रहा है कितना, 220 वोल्ट का करंट आ रहा है। तो क्या वह जो है डायरेक्ट करंट उसमें यदि हम डाल देते हैं, बैटरी को जो है कि टच करके वायर से डाल देते हैं, प्लस माइनस डायरेक्ट टच करेंगे, तो क्या वो बैटरी लोड लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, चार्जर का यूज़ करते हैं। और जो चार्जर में होता है वो क्या होता है, आपका रेक्टिफायर होता है। और रेक्टिफायर का क्या काम होता है, तो एसी जो होता है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जिसके बाद जो है कि हमारे अंदर, हमारे घर के जो भी आपके इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह, चार्जर वगैरह, है ना,
और जो भी हो जाता है कंप्यूटर वगैरह का, तो वो सब जो होते हैं बहुत ही कम बैटरी जो है कि बहुत ही कम करंट उसके अंदर जो है फ्लो होता है, और जिसके कारण वो क्या होता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो वो ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि घरों में जो सप्लाई होता है तो वो क्या होता है, घरों में जो करंट जो सप्लाई होता है तो एसी होता है, लेकिन फिर उपकरण जो होता है डीसी पर कैसे काम करता है, आपसे यदि पूछा जाएगा कि फिर डीसी पर कैसे काम करता है, डीसी पर हमारा जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं वो डीसी पर काम कैसे करता है, तो रेक्टिफायर की मदद से, है ना। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, तो एसी को डीसी में चेंज करना, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर जो होता है क्या होता है, रेक्टिफायर के ठीक अपोजिट काम करता है, यानी ये जो होता है आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है ना। ये बात ध्यान में रखना है। अब आते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है आपका कह रहा है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को क्या करता है, घटाने बढ़ाने का काम करता है, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करता है। तो इससे जो है कि कुछ जो है आपको क्वेश्चन बनता है जो ध्यान रखना, क्या क्या क्वेश्चन बनता है ट्रांसफार्मर से जो पूछा जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर जो है किस करंट पर काम करता है, तो ये ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर किस जो है कि करंट पर काम करेगा, तो ओनली एसी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, यदि पूछा जाए ट्रांसफार्मर किस जो है सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, और दूसरा हो गया म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। तीसरा क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है आपका स्टेप अप का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, तो स्टेप अप जो होता है ना, आपको जैसे लिखा हो यहाँ पर स्टेप अप स्टेप डाउन, तो स्टेप अप यदि पूछ लिया जाए कि स्टेप अप का क्या कार्य होता है, तो लो एसी, है ना, क्या बोले, लो एसी वोल्टेज को क्या करता है, हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे कि जो ट्रांसफार्मर है, ये देख रहे होंगे कि आपका जो है कि क्या है, ये आपको दिख रहा होगा पतला पतला जो है परत है ना, लेमिनेटेड है, परत है, ये सारा पतला पतला इधर जो दिख रहा होगा ये परत है। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है यानी क्रोड जो होता है लेमिनेटेड क्यों होता है, तो जो इसमें जो लोहा जो रहता है ना, लोहा का जो बना हुआ रहता है, तो लोहे से जो होता है ईडी करंट के कारण होने वाला जो क्षति होता है, ऊर्जा का जो हानि होता है, और जो हीट का जो है कि हानि को जो है कि नहीं होता है, मतलब उसको कम करने का काम करता है, हीट को कम करने का काम करता है, और एलईडी करंट के कारण जो ऊष्मा का जो हानि होता है उससे बचाता है। ये जो लेमिनेटेड कोर जो दिख रहा है आपको, इसका बेसिकली यही काम होता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे बताइए कि लेमिनेटेड जो होता है आपका पतला पतला परतदार होता है ट्रांसफार्मर, आखिर इसका क्या वजह है, तो ईडी करंट से होने वाली जो है कि ऊर्जा को हानि होने से बचाता है। दूसरा कि ये जो है हीट को कम करता है, देखते होंगे ना कि बहुत ज़्यादा चलता रहता है तो आपका क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे भी जो है इसको बचाता है। पाँचवा जो होता है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए एक आइडियल ट्रांसफार्मर किसको कहेंगे, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि आपका कोई ऊर्जा का नुकसान नहीं करेगा। कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर तभी कहलाएगा जब वह जितना इनपुट लेगा, ठीक है, जितना इनपुट लेगा उतना ही वह क्या है आपको आउटपुट देगा, जितना इनपुट लेगा उतना आउटपुट देगा, तब वह क्या कहलाएगा आपका आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो ये जो है बेसिकली 5 सवाल जो है पूछे जाते हैं ट्रांसफार्मर से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि दिया हुआ है क्या, डायनमो और इलेक्ट्रिक मोटर। तो इससे जो है कि बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे ये डायनमो है, तो डायनमो जो है कि किस थ्योरी पर किस तरह से काम करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर जो है कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल जो होता है, आपको बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, तो ये क्या करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखना है, जैसे समझना है, आपने जो है कि घर में क्या दिया, करंट दिया, इलेक्ट्रिक मोटर ऑन किया, उसका स्विचेज ऑन किया, वहाँ से उसमें जो है कि विद्युत धारा उसमें प्रवेश हुआ, और वह फिर क्या होगा, जब आपको जो है कि मोटर चलेगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपको
मैकेनिकल एनर्जी जो है कि क्रिएट, उसको जो है कि मैकेनिकल एनर्जी में जो है कि कन्वर्ट करेगा, और जिससे क्या होगा हमारे जो है कि घर में जो है कि नलों से जो है कि पानी आता है, मतलब टंकी में जो है कि पानी पहुंचता है, यानी कि जो होता है मैकेनिकल एनर्जी पर काम करता है। और इसको याद रखने का ऐसा भी तरीका होता है कि जैसे मान के चले जो चीज़ ले रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो भी चीज़ को जो इनपुट के रूप में ले रहा है वही हो जाएगा, और वो जो आउटपुट के रूप में दे रहा है वही उसका हो जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं विद्युत बल्ब, है ना, तो विद्युत बल्ब क्या ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, और क्या दे रहा है आपको आउटपुट के रूप में, क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है। यानी तो हम उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वह जो है विद्युत ऊर्जा को लेता है और वह जो है क्या चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, तो प्रकाशीय ऊर्जा में जो है कि कन्वर्ट कर रहा है उसको। तो इस तरह से जो है कि समझ सकते हैं इसको, और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं। अब कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो डायनमो होता है, तो आप लोग देखते होंगे डायनमो का जो बेसिकली काम क्या होता है कि वह जो होता है यांत्रिक ऊर्जा जिसको बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी को जो है क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और डायनमो को जो है ध्यान रखना है, ये जो डायनमो है इसको दूसरे शब्दों में क्या भी बोला जाता है, जनरेटर भी बोला जाता है ना। देखते हुए जनरेटर क्या काम करता है, यही काम करता है ना। उसको जो है कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उस पर जो देखते होंगे जो आपका क्या रहता है, अगर ध्यान से देखिएगा अंदर का जो पार्ट होता है जो जनरेटर का, तो उसमें जो दोनों तरफ क्या होता है, एक आपका जो होता है परत होता है नॉर्थ साउथ पोल का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो होता है एक परत रहता है जो मैग्नेट का रहता है, और उस पर क्या होता है धारा जो है कि लपेटा हुआ है, मतलब धारा जो है कि मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाने से जो हम लोग बहुत तेज़ी से जब घुमाते हैं तो उससे क्या होता है घूमते घूमते क्या हो जाता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो जाता है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा क्या हो जाता है फिर विद्युत धारा के रूप में, करंट के रूप में जो आता है हमारे घरों में। तो वो जो होता है किस पर काम करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसको मैकेनिकल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, उसको क्या कर रहा है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तब तो हमारे घर में क्या आता है विद्युत धारा आता है जनरेटर से। तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब से तो बेसिक सा क्वेश्चन सबसे पहले जो है कि वन लाइनर में जो है कि आप पढ़ते होंगे, है ना, कि क्या होता है इसका जो है खोज किसने किया, तो थॉमस एडिसन ने किया था। अगर हम बात कर लेते हैं ये जो आपको दिख रहा होगा बल्ब, तो कह रहा है ये जो बल्ब का जो है फिलामेंट दिख रहा है ना, जो सर्कल किया हुआ है ना, तो जो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, ठीक है, वो किसके बना होता है, तो वो जो होता है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। और ये जो टंगस्टन है ना, टंगस्टन का गलनांक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है कह रहा है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर जो है कि ये इतना ज़्यादा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो होता है टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इतना ज़्यादा क्यों होता है। कम होगा तो क्या होगा, तो जो कम होगा तो ये कम होने पर क्या होगा कि जब ये आपको क्या होता है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जब भी इसको जलाया जाता है तो देखते होंगे एकदम श्वेत एकदम वाइट लगता है, कि जैसे ये जलता है तो लगता है एकदम वाइट जल रहा है ना। येलो वाला बल्ब का बात कर रहे हैं हम, जो है कि ये एलईडी का बात नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो ये जो हो जाता है आपका वाइट, इतना एकदम रोशनी देता है, लगता है वाइट चल रहा है। और ये इसका जो है लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है कि रहता है ताप, अगर जो जलने पर जो पूरा एकदम तेज़ से जब रोशनी पूरा वोल्टेज में करंट आता है हमारे घरों में तब। और यदि मान के चलिए कि उससे कम रहता है, इसका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा, है ना, ये जो होगा। और इसमें जो हो जाता है आपका क्या, इसका सर्किट जो हो जाएगा टूट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा आपको विद्युत धारा जो है कि प्रवाहित नहीं होगा, और हमारे घर का जो है कि जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया और रोशनी देना बंद कर देगा। तो ये होता है बेसिकली काम, यानी मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो है कि गलनांक कम होने के कारण क्या हो जाएगा, टंगस्टन टूट जाएगा, गल जाएगा, जिससे क्या होगा विद्युत धारा का जो है कि परिपथ में विद्युत धारा कंप्लीट सर्किट नहीं होगा, और जिसके कारण क्या होगा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना है क्या होता है, जो आपको आर्गन गैस भरा होता है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, जो टंगस्टन के बाष्पीकरण को क्या करता है रोकता है। देखते हैं कि जो आपका ओम्स लॉ है ना, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के अनुसार हम देखते हैं कि मान के चलिए कोई कंडक्टर है, मान के चलते हैं कोई भी कंडक्टर है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई हमारा कंडक्टर है, ठीक है,
इसमें जो है कि आई धारा जो है कि प्रवाहित किया जा रहा है। तो ये जो आई धारा जो प्रवाहित किया जा रहा है, तो ये जो होगा ना, ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब हुआ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे V का मान इंक्रीज़ होगा वैसे I का भी मान इंक्रीज़ होगा। V का मान डिक्रीज़ होगा तो I का मान भी डिक्रीज़ होगा। यानी कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का, इसका ये मतलब हुआ। अब जब यह प्रोपोर्शनल हटता है तो इसके बदले क्या आ जाता है, कोई भी जो एक कोई भी कांस्टेंट राशि आता है, आपको पता होगा, तो ये जब हटता है तो उसके बदले क्या आता है आपका V इक्वल टू IR हो जाता है। जहाँ R आपका क्या है, तो R आपका है रेजिस्टेंस, और ये जो होता है आपको क्या होता है, तो ये जो होता है कांस्टेंट होता है, और इसका जो आपको पता होगा SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो आपको एक क्या दिखाया जा रहा है, ग्राफ। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो ग्राफ है बेसिकली क्या चीज़ को जो है कि दर्शा रहा है। तो ये जो ग्राफ है आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है यह क्या चीज़ पर दर्शाता है, तो ये ओम्स लॉ को दर्शा रहा है। इसका क्यों हम कैसे कह सकते हैं कि ओम्स लॉ को दर्शा रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है कि इधर क्या हो रहा है, आपका विभवांतर बढ़ रहा है, और इधर क्या हो रहा है, धारा बढ़ रहा है। यानी कि विभवांतर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा बढ़ रहा है। ओम्स लॉ भी तो यही कहता है कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, धारा भी बढ़ेगा। जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आई भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो इंक्रीज हमारा आई भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही तो कहता है ओम्स लॉ। अब देखिए इससे जो है कि आपसे एक और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ओम्स लॉ से रिलेटेड, कि क्या ओम्स लॉ जो है सभी जो है कि कंडक्टर पर जो है कि लागू होता है। नहीं, ये जो है सभी पर नहीं होता। ये इसको जो है कि इसके ओम्स के लॉ पर आधार पर जो है कि दो तरफ में जो है डिवाइड किया गया। एक होता है ओमिक कंडक्टर लॉ, ठीक है, एक ओमिक कंडक्टर लॉ हो जाता है, दूसरा हो जाता है नॉन ओमिक। तो ओमिक कंडक्टर लॉ जिसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे आई भी बढ़ेगा। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर जितने भी होते हैं उसमें जो है कि धारा बढ़ेगा तो उसका जो है कि उसके अनुसार जो है वोल्टेज बढ़ता है या घटता है, ये नियत नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता कि वोल्टेज बढ़ने पर आई का मान इंक्रीज होगा ही। तो ये हो जाता है ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। और ओम्स लॉ जो होता है हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करता है। इसका जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भी ध्यान रखना है। तो ओम्स लॉ से जो है कितने सारे सवाल जो है कि आपको पूछे जाते हैं। हम जो देखेंगे क्या है, कराएंगे किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा जो है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत पद से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करें। तो आवेश बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है आवेश बराबर आपका Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर होता है I इंटू टी होता है। तो यहाँ पर I कितना दिया हुआ है हमारा 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, और 10 मिनट। तो 10 मिनट को जो है कि यदि हम सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 600 सेकेंड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा हमारा 300 आ जाएगा, 300। और आवेश को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, कूलम। तो ये हमारा कूलम हो गया, यानी 300 कूलम इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है कि 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो I बराबर क्या होता है V/R। V हमारा कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, हमारा R कितना दिया हुआ है 1200 ओम दिया हुआ है। 10 से 10 कैंसिल, 2 से इसको 11 बार में, 2 से 60 बार में, इधर हो गया हमारा क्या 11/60। ये हमारा कितना हो जाएगा, लगभग 0.18 के बराबर हो जाएगा। अब इसी में हमारा जो है कि दूसरा क्वेश्चन जो है बोल रहा है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है ना, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो इसका भी वही हो जाएगा हमारा I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो V का मान कितना दिया हुआ है 220 और 100, और ओम R का मान कितना दिया हुआ है 100 ओम। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया हमारा 10 से इसको अगर हम काटेंगे तो 2.2 हो जाएगा एम्पियर, क्योंकि धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में, तो एम्पियर हो जाएगा।
आंसर, जब कोई विद्युत हीटर करंट स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच जो है कि विभवांतर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट। उस समय कह रहा है विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर R बराबर, पहले हम R निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा V/I। V हमारा कितना दिया हुआ है 60, I कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर, काटेंगे कितना हो जाएगा 15। तो हमारा ये जो हो गया इतना हो गया ना। अब क्या कह रहा है, जब उस समय विद्युत हीटर कह रहा है कि हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक कर दिया जाता है। अब इसमें से हमसे पूछा है क्या, I का मान पूछा है। जब विभवांतर, नया विभवांतर जो हमारा कितना हो जाता है 120 वोल्ट हो जाता है तब। तो यदि हम 120 वोल्ट ले लिए, I बराबर क्या होता है V/R हो जाता है। अब हमारा V कितना है 120 है, R का मान कितना दिया हुआ है, तो R हमारा जो न्यू आया है कितना आया है 15 ओम आया है ना। तो ये जो है कि कितना बार में कट जाएगा 8। तो ये जो हो जाएगा 8 एम्पियर जो है कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब कह रहा है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 वोल्ट के प्रतिरोधकों को करा रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जो है कि संयोजित किया जाता है। तो करा प्रतिरोध जो है 12 ओम के प्रतिरोधक से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। एक बात ध्यान रखना है कि जब हम जो है कि सीरीज में जो है कि किसी परिपथ, किसी भी रेजिस्टेंस को जो है कि सीरीज में यदि हम जोड़ते हैं तो उसको जो है कि डायरेक्टली सीधा मतलब कि जो है कि जोड़ देते हैं। मान के चलिए यदि 1 ओम दिया हुआ रहता है, 1 ओम है ना, जैसे ये दिया हुआ है 0.2 ओम, 0.3 ओम, तो इसको जो हम क्या कर देंगे सीधा मतलब कि जोड़ देंगे इसको जो है कि। लेकिन यदि ये जो है कि पैरेलल में, हमारा सर्किट पैरेलल में दिया हुआ रहता तो इसको जो है 1 करके लिखते हैं ना, 1/0.2, 1/0.3 इस तरह से करके लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि सीरीज में सीधा जो है कि जुड़ जाता है और पैरेलल में 1 करके जुड़ता है। तो इसको जो है कि वैसे ही हम जो है कि सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम इसको जो है टोटल को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, टोटल को 0.2, 0.3, इसको जो है कि 0.4 और 0.5 और 12 ओम है। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 12 और जो है कि 0.5, 0.4 इतना, ये जो है कि कितना हो जाएगा लगभग 1.4, यानी कि टोटल हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 13.4 हो जाएगा। टोटल हमारा क्या हो गया 13.4 ओम हो गया। अब कह रहा है कि ये तो हमारा हो गया। पूछा है क्या हमसे कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी हमसे पूछा है I का मान पूछ रहा है। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V/R। V हमारा कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट दिया हुआ है, R हमारा कितना आया है 13.4 आया है। इसको जो हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 0.67, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। अब कह रहा है 400 वोल्ट का अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर जो है कि यानी फ्रिज का बात कर रहा है 8 घंटा प्रतिदिन चलाया जाता है, यानी एक दिन में जो है 8 घंटा जो है कि डेली रेफ्रिजरेटर को चलाया जा रहा है। वो जो है रेफ्रिजरेटर कितना है तो 400 वाट का है। कह रहा है कि 3 रुपया प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो जो है कि क्या होगा आपका, कह रहा है कि इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे कि जो है 30 दिन में टोटल ये खर्च कितना करेगा, कितना वाट जो है उठाएगा, तो वो निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे 400 वाट जो है हमारा क्या कर रहा है, 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है, 8 घंटा चल रहा है, तो एक दिन का निकल गया हमारा ये वैल्यू। अब कह रहा है 30 दिन के लिए, तो 30 दिन इससे गुना कर दिए, कितना हो गया 4 8 जा 32, 32 इंटू 3 कितना हो गया 96, और 96 पर 000 96,000 हो गया। तो 96,000 क्या हो गया हमारा वाट आवर हो गया। यदि हम इसको किलो वाट आवर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 96 किलो वाट आवर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा 1 किलो वाट आवर बराबर जो होता है 1000 किलो वाट आवर हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, अब जो है कि हमारा किलो वाट आंसर निकल गया। अब ये जो हमसे पूछा क्या है 3 रुपये प्रति किलो वाट घंटा की दर से, यानी कि 1 किलो वाट घंटा का यदि 3 रुपये है तो 96 किलो वाट घंटा जो है कि कितना रुपया खर्च करेगा, तो 96 इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 288,
आंसर